और सब करके हमने पॉलिसी चेंज की, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चेंज किए। और आपको मैं बताता हूँ कि वो टनल का टेंडर चौथी बार आपने निकाला, जिसका 12,000 करोड़ एस्टिमेट कॉस्ट थी, वो मेघा इंजीनियरिंग ने 5,000 करोड़ में लिया है। हमने 5,000 करोड़ बचाए। और आज ही नीति आयोग के मीटिंग में लद्दाख लेह के गवर्नर जो थे, उन्होंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इतना फास्ट काम हो रहा है, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। अभी मेरा कल्पना है कि वो मनाली से एक टनल बनी, अटल टनल, तो रोहतांग पास पर जाते हैं तो 3.5 घंटे लगे, और वहां से नीचे उतर के मैं टनल से आया तो 9 मिनट में आया। अब रोहतांग पास वो जो टनल है, अटल टनल से मैं 4 टनल बना रहा हूँ, और वहां से लद्दाख लेह को पूरे हिमालय में, और फिर जोजिला है, जोजिला से झेड़मोर है, और झेड़मोर से श्रीनगर है। तो ये इतना अच्छा प्रदेश है, और वो टनल में 5,000 करोड़ बच गए। तो आज टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। और मटेरियल के भी करो। ये स्टील और सीमेंट वालों ने मोनोपोली की, बहुत गालियाँ खाई है मेरी इन्होंने, क्योंकि कार्टेल कर लेते हैं। तो मैंने अभी ग्लास फाइबर स्टील लाया, तुम भी यूज करो। ग्लास फाइबर स्टील जो है वो सस्ता है क्योंकि लाइट है। 1 टन स्टील का जो वजन है, उसके ग्लास फाइबर स्टील का वजन 350-400 किलो है, और उसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है। तो आप धीरे धीरे अल्टरनेटिव मटेरियल रखो तो सब मटेरियल सप्लाई वाले जमीन पर रहेंगे, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी, तो बढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सीमेंट का भी अल्टरनेटिव ढूंढो। वो भी मैंने ढूंढे हैं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं अभी वो मलेशियन इंजीनियर को पूछ रहा था कि ये जो बीम और पियर होता है, इसमें स्टील अगर नहीं डाला, इसमें कंक्रीट में अगर स्टील फाइबर डाला और उसके साथ उसका कास्टिंग किया तो क्या होगा? तो वो बोला, यह पहली बार आपने मुझे ये पूछा है, मैं अध्ययन करता हूं, पर मुझे आपकी बात समझ में आ रही कि स्टील फाइबर डालने से जब स्ट्रेंथ बीम की इतना जाने के बजाय इतना ही है, कम है, तो ये हो सकता है ना, स्टील को निकाल दो उसमें से। और ये जो स्टील फाइबर है, उसमें जो पुराने टायर जो थे वो इंपोर्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने स्टील फाइबर के लिए पुराने टायर को, मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, तो मैंने एनवायरमेंट वालों को इसको इंपोर्ट करो। तो अभी प्लास्टिक 10% और रबर पाउडर 10% बिटुमिन में डाल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ यही है। तो मैंने वो तार निकलती है टायर में से, तो मैंने कहा ये तार से फाइबर निकालो वेस्ट में, भंगार से, और ये कास्टिंग में डालो, ताकि नए स्टील वालों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 30 रुपए 40 रुपए किलो मिलेगी, इनका 60 रुपए किलो है। तो और अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाई हुई है। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, उसका उपयोग करो, उस मटेरियल का उपयोग करो। अभी बांबू का काफी उपयोग हो रहा है। अभी बंगलोर का नया एयरपोर्ट बांबू का बन रहा है, मालदीव में बड़े बड़े होटल्स बांबू के बन रहे हैं, वो भीमा बांबू हम जगह जगह लगा रहे हैं। तो जब बांबू लगना, बांबू इज ए गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आप जब 4 अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो स्टील वाले के भाव जमीन पर रहेंगे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फ्यूचर है। और मैं आपको कहूँगा कि मैं 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहा हूँ, उसमें 36 पार्क मंजूर हुए, 5-7 पर काम भी शुरू हुआ है। ये ड्राई पोर्ट बना रहे हैं हम सिंधी में, फिर जालना में, और अभी तो मुंबई बड़े बड़े हाईवे पर हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। अभी हम बस पोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो एयरपोर्ट बने, वैसे बस पोर्ट है, मेरे को अभी जो लिस्ट मिली है 100 बस पोर्ट की है। तो एक एक बस पोर्ट बड़े हैं, वो भी बीओटी में निकालने का हमारा विचार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं रोपवे, केबल कार और फेनेकुलर रेलवे बना रहा हूँ। 165 प्रपोजल अभी मैं मंजूर करने वाला हूँ। ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। कल शिवराज सिंह चौहान मेरे पास थे, तो मेरे मन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं भोपाल में जब हवाई जहाज से ऊपर उतरता हूँ तो वो 7 लेक है। तो मैंने उनको कहा कि मैं डबल डेकर बस हवा में चलने वाले आपको देता हूँ, और वो एयरपोर्ट से ऊपर से हवा से एक एक लेक के ऊपर से चलेगी और पूरा भोपाल घूमेगी, और 200 लोग एक समय हवा में चलेंगे। तो कल मैंने उनको उसका प्रेजेंटेशन बताया। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, और भारतीय लोग कम नहीं है। अब बड़े बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत है। अभी हमारे यहाँ मेट्रो 350 करोड़ रुपए लगे,
मैंने मेट्रो तैयार करने का प्लान किया है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। कोई विश्वास ही नहीं रखता। अभी हम नागपुर, अभी 18-19 तारीख को रेलवे मंत्री आ रहे हैं और हम उसका काम शुरू करने वाले हैं कि नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया और नागपुर से जबलपुर, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक और नागपुर से वर्षा, पूरी ब्रॉडगेज है। अब उसमें आप आइए, मैंने ये मॉडल तय किया है कि उसमें 2 करोड़ केवल खर्चा है और 8 डब्बे की गाड़ी होगी, रोलिंग स्टॉक टेक्नोलॉजी, 140 प्रति घंटा स्पीड से जाएगी। यानी नागपुर से अमरावती 1 घंटा 25 मिनट में, सब स्टेशन पे 2-2 मिनट रुकेगी। वो डीसी मोटर्स है उसमें, वो गाड़ी भी देख के आया मैं, और एयर कंडीशन है, हवाई जहाज जैसी व्यवस्था है और एसटी के बराबर टिकट रखना है और उसमें बिजनेस क्लास एयरपोर्ट विमान में जैसा होता वैसा है, पूरा डिजाइन फाइनल हुआ है और गाड़ी 140 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे को कहा तो मुझे मंत्री जी बोले कि मैं रेलवे देता हूँ। मतलब तुम क्यों खर्चा करते हो? जैसे प्रकाश ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, अशोक ट्रैवल, तो मैंने सबको का 36 करोड़ 38 करोड़ की निगोशिएट करके 30 करोड़ पर लाई है और 2-3 करोड़ कम करेंगे। और वो एक जन एक खड़ी कर लो गाड़ी, उसमें एक डब्बा जो होगा, सब गाड़ी एयर कंडीशन है और उसमें मालगाड़ी का एक डब्बा, 2 सामने माल के लिए, फ्रूट वेजिटेबल और फार्मेसी के लिए। और अभी 100 मेट्रो चाहिए और आपको जो टिकट है वो पूरा ऑटोमेटिक है, कहीं आपको टिकट देने की जरूरत नहीं। और जो माल है वो आपको किराया मिलेगा, उसके भी एजेंट होंगे और उसका पर किलोमीटर केवल रेलवे को चार्ज देना है। और वो भी बहुत कम किया है, रेलवे मंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है। अच्छा आया रहा, 3 साल में पैसे निकल जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के अभी ये रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बहुत सी योजनाएं है। अभी माहौर में हमारे यहाँ मराठे साहब थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी, बहुत अच्छे अधिकारी है। तो अभी माहौर का मैं भूमि पूजन करने जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था रोप वे बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि तो सब रोप वे क्यों सस्ते में बनेगा? मतलब कैसा? तो बोले 10 लोगों की लिफ्ट लगाओ, ये साहब, फिर थोड़ा पैदल जाके फिर दूसरी लगाओ तो मंदिर में जाओ, तो लिफ्ट से ही काम होगा, तो रोप वे क्यों करते हो? तो अभी उसका भूमि पूजन करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। तो इतनी इनोवेटिव आइडियाज़ है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी टूरिज्म मिनिस्ट्री मेरे पास आए थे, मैंने उनको टूरिज्म में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी बना के दी है। वो मेरे तो 50,000 करोड़ के कम से कम प्रोजेक्ट निकलेंगे, इतने इकोनॉमिकली वायबल है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है। तो आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक ही काम अनेक सालों तक करेंगे तो सैचुरेशन आने वाला है। बहुत खुशी है मुझे कि मुरली जी का आपने सत्कार किया, क्योंकि उनकी जनरेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अठौले जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मेरा सत्कार क्यों किया? क्योंकि मैं सत्कार के कोई कार्यक्रम में जाता नहीं। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं नहीं बोल देता, क्योंकि मैं सत्कार के कार्यक्रम में नहीं जाता, किसी के गले में हार नहीं डालता। अभी तक मेरा बिल नहीं है 100 रुपये का। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर के लिए मैंने हार खरीदी किया था और मैं अपना कटआउट नहीं लगाता, अपने पैसे से नहीं लगाता। मुझे बहुत लोग बोलते मेरा नाम कटआउट में फोटो नहीं है। अरे मतलब तेरा फोटो इसलिए नहीं कि तेरा फोटो लगा के कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए नहीं लगाता। जिस दिन लोगों को लगता है इनका फोटो लगाने से फायदा है तो लगा देते हैं, मतलब आप चिंता क्यों करते? तो मुझे आपने सत्कार किया, मैं नागपुर का ही हूँ और इसलिए आपकी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं हैं। और बल्कि मैं इंजीनियर नहीं होने के बाद भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला और अभी भी हर साल 5 लाख करोड़ के काम है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है कोई। आपको मैं बताता हूँ, आप हमारे यहाँ काम करिए, ये महाराष्ट्र सरकार में बहुत तकलीफ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दूसरा ठेकेदार को हमारे यहाँ घर आने की जरूरत भी नहीं है। बाकी जगह वो अभी आप बोल रहे थे ना भाषण में, काउंसिल तैयार करो, तो मैंने अजय को और सुनील को कहा और लिफाफा मांगने वाला नया तैयार हो जाएगा। पहले तो तुम त्रस्त हो। अच्छा, तुम्हारे में बोलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बोलोगे तो काम नहीं मिलेगा। चुपचाप सब गांधीवादी हो आप। क्योंकि नोटा दिए बिना काम नहीं होता कोई, तुम्हारी भी आदत बराबर है। तो अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वाले एजेंसियां मत बढ़ाओ, उल्टा कम करो। मैंने अभी निर्णय किया कि एक फाइल 16 जगह जा रही थी,
तो पीएम ने कहा यह 4 जगह जानी चाहिए। तो एनएचआई चेयरमैन को कहा तुम्हारी कितनी जगह जा रही? 9 जगह जा रही, 12 जगह जा रही। मैंने बोला ये क्यों कर रहे हो आप? बोले सर ये प्रोसीजर है। मतलब प्रोसीजर नहीं है, हर जगह जिसके पास फाइल जाती है वो बोलता माझं काय हटा म्हणले ये बंद करो। और अभी 4 ही जगह जाएगी। जितने लोग फाइल को जांच करते हैं उनसे कैसे क्लियर करना, उसका एक्सपर्टाइज आप जैसे लोगों के पास है, और किसके पास है तो मैंने कहा कि ये धंधा ही बंद करो, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करो ताकि ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो आने वाले समय में आपकी डिफिकल्टीज, तकलीफें मैं जानता हूँ। आज अर्बन इस पर भी नीति आयोग में चर्चा थी, और निश्चित रूप से नक्शा सैंक्शन करने के लिए आपको कारपोरेशन में क्या क्या करना पड़ता है इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी जा सकती है। तो मुझे पता है आने वाले मेरे भी घर के नक्शे के लिए मेरे लड़के ने एक बार मुझे बोल दिया की माझ्या फंडात पडू नका, तुमचं नाव ही माझी अडचण आहे, आम्ही आमचं काम करून घेऊ, तुम्ही फोनही करू नका आणि कोणाला सांगूही नका तुम्ही सांगितलं तर आमची तकलीफ वाढते म्हणे। तो मुझे पता है कि कितने प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, पर लाइफ इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कंपल्शन एंड लिमिटेशंस। द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। मैं रिचर्ड निक्सन के ऑटोबायोग्राफी का यह वाक्य अक्सर याद रखता हूँ। जब वो चुनाव हार गए और वाटरगेट के कारण उनकी बहुत बदनामी हुई, तो वॉशिंगटन में उनको कोई एरिया में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, लोगों ने बहिष्कृत किया था, और ऐसे समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। वो किताब मैंने बहुत सुंदर लिखी है। उसके आखिरी में एक सुंदर वाक्य है, वो यही वाक्य है कि द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए। आपके यहाँ तो मालूम नहीं, पर मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनेक लोगों को जो मुर्दा करके डिक्लेयर हो गए थे उनको जान फूकी और उनको फिर काम को लगा दिया, बड़े बड़े कंपनियों को। और अभी भी मैं कल वो हमारी IAS ऑफिसर है एनएचआई की चेयरमन, उसको कह रहा था, तिला मराठी समजतो उनको, मॅडम मी म्हटलं वधूवर सूचक मंडळ काढला, सर इसका मतलब क्या है? मैंने बोला जो महिला विधवा हुई है उसका पुनर्विवाह करने का काम शुरू किया है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्टर देखते रहता हूँ, उसका काम फिलहाल शुरू किया, और धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्योंकि मैं जब मंत्री बना तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट थे, और हमने इंडियन बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और उसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल रिजेक्ट किए, बाकी सब फिर से खड़े किए। क्योंकि 90% सरकारी अधिकारी जिम्मेदार थे प्रोजेक्ट के लिए जो अटक गए थे। तो आज भी आपके पास अड़चने हैं, समस्या है, पर छोटू भैया जैसी सक्सेस स्टोरी है। और आज छोटू भैया, और मुझे लाभे साहब की भी याद आ रही है, छोटू भैया के बहुत खास मित्र थे, वो भी छोटू भैया के साथ बिल्कुल हर काम में अग्रसर रहते थे। उनका मृत्यु हो गया, पर निश्चित रूप से छोटू भैया का जो कुछ उन्होंने काम किया वो हम निश्चित रूप से याद रखेंगे। और मैं आज के दिन में भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको निरोगी और दीर्घायुष्य प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।